आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में इतवार को होने वाले हल्का 239 का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 11 मई का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। 11 मई के नोटिफिकेशन NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना में भी ज़िमनी इलेक्शन होना था। 11 मई की नोटिफिकेशन NA 239 कोरंगी में इलेक्शन की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले, इतवार को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 11 मई का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद होंगे। नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। 11 मई के नोटिफिकेशन NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना में ज़िमनी इलेक्शन होना थे, जो कि कैंसिल कर दिए गए हैं। 11 मई के नोटिफिकेशन NA 239 कोरंगी में ज़िमनी इलेक्शन भी होना था। इलेक्शन की मनसूखी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इतवार को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे थे हल्का 239 के, जो कि मुलतवी कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन का 11 मई का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 11 मई का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना में भी ज़िमनी इलेक्शन होने थे, जो कि कैंसिल कर दिए गए हैं। 11 मई के नोटिफिकेशन में NA 239 कोरंगी में ज़िमनी इलेक्शन भी होना थे। इलेक्शन की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। जनाब, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 28 मई को होने वाला जो इलेक्शन है उसे मुलतवी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने 22 मई वाले दिन ये जो इलेक्शन कमीशन का 11 मई का नोटिफिकेशन था उसे मनसूख करने की बात की थी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए अपना 11 मई का जो नोटिफिकेशन है उसे मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद कराची के हल्के कोरंगी NA 239, फैसलाबाद का हल्का NA 208 और ननकाना साहब का हल्का NA 118 पर होने वाले इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है। इन तीनों हल्कों में 28 मई वाले दिन इलेक्शन होना थे। जी अच्छा इक़्तिदार, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची में मौजूद हैं। क्या क्या मसरूफियात होंगी? वज़ीर पाकिस्तान जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो कराची पहुंचे थे, जहां कराची पहुंचने के बाद उन्होंने टेक्सटाइल नुमाइश का इफ्तिताह किया। टेक्सटाइल नुमाइश में तकरीर के बाद जो है वो गवर्नर हाउस जाएंगे। गवर्नर हाउस के बाद जो है वो तकरीबन दोपहर को 2:30 बजे वो K4 के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे और इससे पहले गवर्नर सिंध और दीगर जो कारोबारी हजरात हैं उनसे भी एक मुलाकात रखी है। कराची में पानी का ये मंसूबा इंतहाई अहम है, जिसके इफ्तिताह के लिए वज़ीर पाकिस्तान आज कराची पहुंचे हैं। जी ठीक है, इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर इस वक्त कराची में मौजूद हैं। उनकी मसरूफियात हैं और टेक्सपो है उसका आगाज़ बाकायदा कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ टेक्सपो नुमाइश का इफ्तिताह उन्होंने कर दिया है। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था टेक्सटाइल सेक्टर हमारी इंडस्ट्री के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। मिनिस्टर Naveed Kamar has done commendable job along with his team. Secretary, Commerce, and Motiwala was a friend of mine, a very energetic entrepreneur, and of course, very knowledgeable person. I have high regards for him. During my last visit to Karachi, I did mention this to him that please come forward and contribute your ideas in nation building efforts. I'm sure budget is just around the corner and I'm going to hold pre-budget meetings next week. Honorable Finance Minister was supposed to come with me, but he's slightly indisposed and he could not fly. I have with me Dr. Aisha Pasha, our Special Assistant and Minister of State, and Dr. Tariq Bajwa,
a very learned person, but he has to be flexible to make our exports flexible and promote our exports. That's extremely important. He's very knowledgeable, but then, you have to, ease your pocket in the first place to get more dollars and more foreign exchange. Textile is one sector where it constitutes probably 60% of our total exports. Am I right? And our labor force is absorbed in this sector to the tune of about 40%. It is no doubt one of the largest sector of Pakistan's economy. And I want to make it very clear, rather abundantly clear, that despite financial challenges, we all know about it, we'll discuss it in smaller meetings. Despite other difficulties, this is one area, that is our exports, be it textile, be it leather, be it pharmacy, be it Sialkot, footballs and sport items, whatever. I am all for providing whatever genuine support we can to boost our exports, because there lies our salvation. But for that, you have to come up with innovative ideas. Not those hackneyed policies have to be buried. We must come forward with very imaginative ideas, so that with genuine governmental support combined with your extraordinary intellect and hard work, we're able to provide quality export goods to our customers. Imagine, ladies and gentlemen, we were ahead of our neighbor in textile a few decades ago. This is no secret. Unfortunately, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। पुरानी सब्जी मंडी के करीब वाक़े PWD ग्राउंड में इंतजामिया की गफलत के बायस पानी की लाइन पर फैक्ट्री बना दी गई। फैक्ट्री से उठने वाला धुआं जल्दी अमराज का सबब बन रहा है। एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, पुरानी सब्जी मंडी पे PW ग्राउंड में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कायम है, जिससे उठने वाला जो धुआं है, तेल जो निकल रहा है उसकी चिमनियों से, वो इलाके में तरह तरह की जो है वो जल्दी बीमारियां फैल रही हैं। इलाका मकीन कई बार दरख्वास्त कर चुके, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा यहाँ का मकीन मौजूद है, जिसका चेहरा देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से उठने वाला जो धुआं है, स्मेल है, वो किस हद तक जो है वो असरअंदाज हो रही है यहाँ के कमसिन बच्चों पर। इलाके में जल्दी बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब फैक्ट्री इंतज़ामिया से बात की जाती है तो वो दिलासे देते हैं कि बेहतरी ला रहे हैं, चिमनियाँ लगा रहे हैं, एग्जॉस्ट का सिस्टम तैयार करके नफ्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा सकता है खुले पंखे जो है वो यहाँ पे धुआं और बदबू जो है वो खारिज कर रहे हैं फैक्ट्री की, चाहे वो तेल है और तरह तरह के केमिकल जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा सिस्टम जो है स्टैंडर्ड का नहीं लगाया गया जिससे ये तमाम जो धुआं और जो बीमारियां फैलने का सबब बन रही हैं उन पे जो है वो काबू पाया जा सकते। मकीन हमारे साथ मौजूद है। सर मुझे बताइएगा, कब से ये मसला है और कैसे आप लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? पिछले 10-12 साल से इन्होंने जब ये पापड़ का कारोबार शुरू किया ना, जब से हम लोग परेशान हुए। पहले कभी हमको परेशानी नहीं हुई, जब से इन्होंने ये बल्ले बल्ले का शुरू किया, जब से इन्होंने ऑयल डालना ये शुरू किया। पहले कुछ थोड़ा थोड़ा था, अब आस्ते आस्ते बढ़ते गए। निमको का फिर इन्होंने बड़ी मशीनें लगाई, कुछ प्लांट इन्होंने हटाए यहाँ से, समझे ना, हम लाहौर भेज रहे हैं, वो प्लांट हटाए, लेकिन उसके बावजूद फिर ये पैक करा दिए। ये तकरीबन 3 महीने ये फैक्ट्री सील लगी रही, बंद रही है। फिर इन्होंने पता नहीं किस तरह से कुछ करके बक्से जो है ना खोले गए, उसके कागजात हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक बड़ी नाज़रीन ये एक लाइन गुजर रही है 48 इंच की वाटर बोर्ड की है, और 24 की भी एक लाइन गुजर रही है, और वो सामने जो बाउंड्री वॉल आपको नज़र आ रही है वो वाटर बोर्ड की ज़मीन जो है वो घेर ली गई है। वाटर बोर्ड की मेन लाइन पे जो है वो फैक्ट्री बना दी गई है, वहाँ से सारा कारोबार किया जा रहा है। वाटर बोर्ड हुक्काम भी आँख बंद
किए बैठे हुए हैं। इलाका मकीन जो है वो मुंतज़िर हैं ज़िला इंतज़ामिया के, जो कि इस फैक्ट्री के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले। साथ साथ वाटर बोर्ड हुक्काम इस ज़मीन को PWD ग्राउंड की जो घेरी गई है, वाटर बोर्ड की लाइनें जिसमें से गुजर रही हैं, उसको भी बहुत वागुजार शुक्रिया अपडेट करने के लिए। लियाकताबाद की मार्केटों के ताजर शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं। सदर अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हुसैन कुरैशी ने कि इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। जी बिल्कुल, रिहायशी इलाकों में तो लोड शेडिंग के मसाइल थे ही, लेकिन अब तिजारती मराकज़ में भी बिजली की बंदिश के मामला शुरू हो चुके हैं। ईद से कबल भी जो है वो लोड शेडिंग की वजह से ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना था, और अब ईद के बाद भी जो है वो बिजली की बंदिश की वजह से शदीद मुश्किलात हैं। मेरे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन है हसीन कुरैशी, से बात करते हैं। हसीन भाई, ये बताएं इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, कितने घंटे हो रही है लोड शेडिंग? देखिए, इस वक्त मार्केटों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है। आपने देखा कि गर्मी की शिद्दत में भी जिस तरह इजाफा हुआ, कारोबार की पोजीशन भी आपने देखी कि रमज़ान तो जिस तरह इस दफ़ा ताजिर होके गए, लेकिन अब रमज़ान के बाद जब ये मार्केटें दोबारा खुलना शुरू हुई हैं, तो इसमें मार्केटों के खुलते ही जो टाइम शुरू होता है आपको 11 साढ़े 11 बजे, और फ़ौरन लोड शेडिंग हो जाती है। 1.5 घंटे 2 घंटे, फिर 1 घंटे लाइट आती है, फिर 1.5-2 घंटे के लिए लोड शेडिंग हो जाती है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि इलेक्ट्रिक से भी और मुतल्लिका वज़ीर आला सिंध से भी कहता हूँ कि ये मार्केटों में कारोबार तबाह हो रहा है, मार्केटों की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। गर्मी का सीज़न है और इसमें जो है ना बहुत मुश्किलात हो रही हैं। कारखाने इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि सारा बिजली से ही काम चलता है, लेकिन बिल तो वही आ रहा है ना। जिस तरीके से आपने देखा कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, फिर मज़ीद अभी IMF की कोई मुतालबात हैं, तो वो सारी चीज़ें बोझ तो आवाम पे डालते हैं, कारोबारी लोगों पे डालते हैं, लेकिन उनको सहूलियात भी तो देनी चाहिए ना। अगर आप कारोबारी लोगों को तबाही की तरफ लेके जाएंगे, तो फिर आप ये बिजली के बिल और ये टैक्सेस किससे वसूल करेंगे? जी बिल्कुल, हसीन कुरैशी का यही कहना है कि हुकूमत ने जो है वो IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं, और हुकूमत IMF की तमाम तर शराइत पर अमल करती जा रही है, और उसका सिर्फ नुकसान ताजिरों और आवाम को हो रहा है। उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि जो घंटों की लोड शेडिंग हो रही है उसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम की ज़ेरे सदारत मानसून बारिशों की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें पाक आर्मी के अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में सैनिटेशन और वाटर बोर्ड, सेंट्रल सीवरेज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शरीक हुए। इजलास में मतवक्के बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया और पाक फौज की जानिब से अहम फैसले किए गए, जिसके तहत तमाम महकमों के बाहमी ताउन से बारिशों में काम करने का फैसला किया गया। शुरा को बताया गया कि मानसून बारिशों के दौरान पाकिस्तान आर्मी की जानिब से हैवी पंप दस्तयाब होंगे। ये हैवी डी वाटरिंग पंप मुतासरा इलाकों और जिला के 5 अंडरपासेस में नस्ब किए जाएंगे। डी वाटरिंग पंप की तनसीब से बारिश के पानी की बरवक्त निकासी हो सकेगी। मुकामी कंपनी स्काई विंग ने कराची वालों के लिए एयर टैक्सी सर्विस मुतारिफ करवा दी है। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से तो हम बाखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन अब कराची में ऑनलाइन एरियल टैक्सी को भी मुतारिफ करा दिया गया है। ये जदीद सर्विस पसंदीदा वक्त और मंजिल के मुताबिक सहूलियात फराहम करेगी। अगर हम उन एयरपोर्ट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो ना सिर्फ ये कि हम सोशियो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं, बल्कि लोगों की रीच को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वन साइड से सोशियो इकनॉमिक एक्टिविटीज़, तो दैट मीन्स के कुछ लोग ट्रैवल करते हैं कि उन्हें वहाँ पे अपने मतलब कोई किसी चीज़ ऐसी चीज़ के लिए जाना है कि डजंट इवन अफेक्ट योर इकोनॉमी या बिजनेस, या वो चीज़ें नहीं ट्रिगर कर रहा। लेकिन उसके साथ साथ हम जो मेन हमारा एम है वो ये है कि प्रोफेशनल्स की रीच हो सके उन एरियाज़ में, एंटरप्रेन्योर्स की रीच हो सके, बिजनेस कम्युनिटी की रीच हो सके। एक जगह पे अगर कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप ट्रिगर कर देते हैं ना, तो दैट कैन चेंज द आउटलुक ऑफ दैट कंप्लीट एरिया। फ़िज़ाई दौरों के लिए नामजद तैयारे बेऐब आजमाइश के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सिंगल इंजन वाले ये तैयारे 2 से 4 मुसाफिरों को बिठाने की गुंजाइश रखते हैं, जो कि कराची से अंदरूनी सिंध तक और उससे आगे इस्लामाबाद तक जा सकते हैं। जर्मन साख्ता इन तैयारों का किराया आम चार्टर्ड तैयारों के मुकाबले में बहुत कम होगा। जो बड़े जेट जहाज़ों में फ्यूल यूज़ होता है, जेट A1 के नाम से, ये वो वाला फ्यूल इस्तेमाल करता है जो कि सारे एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल है। प्लस ये कि जब मैंने बताया इसकी कैपेबिलिटी इतनी है, तो कराची से कहीं भी जाने आने के लिए हमें रिफ्यूलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। प्लस नॉन स्टॉप जाता है। प्लस अपनी कैटेगरी में ये जहाज़ जो है वो सबसे हाई स्पीड एयरक्राफ्ट है, से अराउंड 280 to 300 किलोमीटर एन आवर, विच मीन्स के जो सेक्टर्स हमने अनाउंस किए हैं सिंध के एरिया में या बलूचिस्तान के एरिया में,
वहाँ पे सब जगह हमारी 2 से 2.5 घंटे में रीच है। जैसे आप अगर आज ऊबर या करीम बुक करते हैं तो आपने एयरपोर्ट से डिफेंस जाना है, आपने एप्लीकेशन से बुक कर लिया, यू गेट इट। यहाँ पे हम ये वाला कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आपने कराची से फ़र्ज़ करें हैदराबाद जाना है, नवाबशाह जाना है, गवादर जाना है, तो आपने वो एक सर्विस उसी तरह की, उसी कैपेसिटी की, कम प्राइस में थ्रू एन ऐप बुक कर ली एंड यू गेट दैट सर्विस लाइक ऑन 24/7 बेसिस के आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बुक करें, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम दें, जिस पर जाना है, जिस पर आना है। हवाई टैक्सी की इब्तिदा मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल 8 तैयारों से होगी, जिसमें हर खासो आम सफ़र कर सकेंगे। कैमरामैन वकास लोधी के हमरा तहा मलिक, कराची। सिंध हाई कोर्ट में जिला जनूबी में इजाफी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट डीएमसी साउथ के जवाब पर बरहम हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने डीएमसी साउथ के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, मोटरसाइकिल पार्किंग का ठेका गैर कानूनी तौर पर मनपसंद अफराद को देने और इजाफी फ़ीस वसूल करने का मामला है। सिंध हाई कोर्ट में एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी ज़िला जनूबी में मोटरसाइकिल पार्किंग का गैर कानूनी ठेका देने से मुतालिक। इसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत डीएमसी साउथ की जानिब से जवाब जमा कराया गया, ताहम अदालत ने उस जवाब का जायज़ा लेने के बाद गैर तसल्ली बख्श करार दिया। दौरान समाअत डायरेक्टर चार्ज पार्किंग भी कमरा अदालत में मौजूद थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 13 मई को सिंध हाई कोर्ट में यह आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी और 15 मई को आपने ये ठेका दे दिया, और जो दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि 10 रुपये ये पार्किंग फ़ीस मुकर्रर की गई है, लेकिन जो ठेकेदार है वो शहरियों से 30 रुपये वसूल कर रहा है, और जबकि जो ठेके का अमल है वो भी मुकम्मल तौर पे मशकूक है। इस सिलसिले में डायरेक्टर जो चार्ज पार्किंग कमरा अदालत में मौजूद थे, अदालत ने कहा कि ये बताएं कि क्या आपको अलहाम हो गया कि ठेका किसको देना है, और आपने इस सिलसिले में इस मद में कितने करप्शन की है या रिश्वत ली है, जिस पर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग का कहना था कि उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन अदालत उनके जवाब से मुतमईन नहीं थी। अदालत ने कमिश्नर कराची से फौरी तौर पर जवाब तलब किया है और उनसे कहा है कि ये बताया जाए कि ये जो ठेके दिए जा रहे हैं और जो इजाफी फ़ीस वसूल की जा रही है शहरियों से, इस सिलसिले में उनका है। आगे बढ़ते हैं। डीएमसी साउथ की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई चार्ज पार्किंग में मुकर्रर फीस से ज़ायद वसूली की जा रही है। जुनैद जावेद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से डीएमसी साउथ के डायरेक्टर चार्ज पार्किंग पर बरहमी का इजहार किया गया है और ये रिमार्क्स पास किए गए हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में और बिलखुसूस डीएमसी साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में जो चार्ज पार्किंग हो रही है वहाँ पर फ़ीसों की ज़ायद वसूली की जा रही है। जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये सिटी कोर्ट का बिल्कुल अकब में जो गली है वो वाक़ है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 गलियाँ जो है वो पार्किंग कराई गई हैं, जबकि इजाफी यहाँ पर जो है चार्ज पार्किंग की भी जो है वसूली की जा रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जिन्होंने अभी बाइक पार्क की है। भाई, क्या रिएक्शन होता है इनका जब आप पैसे नहीं देते तो? अस्सलाम वालेकुम। इनका रिएक्शन ये होता है कि जब आप कभी बाइक आगे लगाओ तो फ़ौरन तो भागते हुए लोग आ जाते हैं कि भाई ये जगह ऐसी नहीं है, फ्री पार्किंग नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग यहाँ पार्किंग अगर ऐसी लगा के चले जाएं और ऐसी जगह पे लगाएं जो रोड पे, बिल्कुल मैं रोड पे नहीं लगा रहा, मैं फुटपाथ के साथ बाइक लगा रहा हूँ और मैं उसके पार्किंग के पैसे नहीं दिए क्योंकि मुझे वहाँ कोई दिखा नहीं, तो वो क्या करेंगे, मेरी बाइक उठवा देंगे। मेरी बाइक सिटी कोर्ट से ही मेरी बाइक 2 दफ़ा पहले भी उठ चुकी है। जी बिल्कुल, आवाम के साथ नाइंसाफ़ी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं कि इस वक्त भी जो है यहाँ पर इस रूट के ऊपर तकरीबन 2 लाइनें जो है वो बनाई गई हैं, जबकि जो लेटर इनको दिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में वाज़ेह तौर पर होता है कि वायलेशन नहीं होगी, एक ही लाइन जो है वो एक पार्किंग पर जो है वो लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर मुकम्मल जो है वो खिलाफ वर्जियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। ताहम इस हवाले से हमने एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ से भी रब्ता किया और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग से भी रब्ता किया, तो उन्होंने भी इस बात का जो है वो हमें एतराफ़ किया है कि यहाँ पर ज़रूर जो है वो चार्ज पार्किंगों पर फ़ीस की ज़ायद वसूली हो रही है, जिसके ऊपर ये मुख्तलिफ पार्किंगों पर छापे भी मार रहे हैं और उनको भारी जुर्माने भी कर रहे हैं। जी, कराची की 8 साला टेबल टेनिस खिलाड़ी सारा दानिश नेशनल गेम्स की सबसे कम उम्र एथलीट बन गई हैं। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल। नेशनल गेम्स के मुकाबले तो जारी है टेबल टेनिस में, लेकिन एक ऐसी ज़बरदस्त खिलाड़ी यहाँ हमारे साथ मौजूद है जो इस पूरे इवेंट की सबसे कम उम्र खिलाड़ी है, सारा दानिश, जिसका ताल्लुक कराची से है और इनकी 2 यानी इन समेत एक और बहन भी हिस्सा ले रही है। इनके वालिद भी यहाँ पर इनके साथ आए हैं, वालिदैन, हम इनसे बात करेंगे। पहले आप बताएं बच्ची के बारे में, किस तरह शौक़ है और यहाँ पे आई है तो मेरिट पे आई है, रैंकिंग पे आई है, किस तरह से? जी बिल्कुल, ये दोनों बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कराची में मेमन फेडरेशन तब्बा स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, वहाँ मेंबरशिप थी तो हम लोगों ने स्टार्ट अच्छी लिया था, लेकिन फिर इनका गेम में इंटरेस्ट डेवलप बहुत अच्छा होने लगा, तो इनका गेम भी बहुत अच्छा होने लगा। आहिस्ते आहिस्ते इन्होंने इंटर स्कूल खेले पहले, और इंटर स्कूल में माशाल्लाह इन्होंने 7 ट्रॉफीज ली हैं। सारे कितना मजा आ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ती है और कौन सी कितनी बार इंटर स्कूल टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता आपने? मैंने बहुत दफ़ा इंटर स्कूल खेला है। मुझे बहुत खुशी, मैं PCHS गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? अभी 8 साल की हो पता चला है। तो मैं 2 क्लास में, अभी मैं 3 में जाऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ एक और बेंच भी है सारा की, आप बताओ कौन से स्कूल में पढ़ती हो, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे खेल के? मैं PCHS गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम और यहाँ पे मुझे आके बहुत खुशी हो रही है। मैंने पार्टिसिपेशन की है, यहाँ पे एक मैच मैंने खेला है। यहाँ पे दोनों बच्चों की वालिदा भी मौजूद हैं। आप भी टेबल टेनिस इनको खेलती थी या सिर्फ शौक इनके अंदर हुआ? नहीं, सिर्फ इनके अंदर ही है और इनकी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम इन लोगों की वजह से यहाँ आए इस इवेंट में। सुना आपने कि बच्चों को खेल की जानिब राग़िब करके वालिदैन कितने खुश हैं, कराची से यहाँ कोटा आए हैं इनके साथ सपोर्ट करने, और इनकी ख्वाहिश है कि बेटियाँ अच्छा खेलें। और यही एक वक्त होता है जब पूरे इवेंट में कोई खिलाड़ी नजर आता है और नेशनल गेम में अगर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो इन सेलेक्टर्स की नज़र इन पर ज़रूर पड़ेगी। और यकीनन उस पूरे इवेंट की सबसे नन्ही खिलाड़ी हैं सारा दानिश, और उम्मीद की जा रही है कि अच्छा खेलेंगी और परफॉर्मेंस शो करेंगी यहाँ पर। जी, कराची हॉकी एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कराची यूथ हॉकी क्लब की जानिब से कराची यूथ ग्रीन और ब्लू के दरमियान नुमाइशी मैच कराया जा रहा है। मोहम्मद हमाद अपडेट करेंगे। आज यौम तकमीर शुहदाए पाकिस्तान की मुनासबत से आज कराची हॉकी एसोसिएशन और कराची यूथ हॉकी क्लब की जानिब से एक एग्जीबिशन मैच कराची हॉकी एसोसिएशन में जो है कराया जा रहा है। और मेरे अक़ब में जो है 2 टीमें इस वक्त कराची यूथ ग्रीन और कराची जो है ब्लू आपस में ये मैच खेल रही हैं। और इस मैच के रूए रवा जो है हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा साहब, जो कि कराची यूथ क्लब के जनरल सेक्रेटरी भी, हम इनसे बात करते हैं। मुस्तफ़ा साहब, मुझे बताइएगा कैसा ये इवेंट हो रहा है और इस इवेंट कराने का आखिर मकसद क्या था, इस हवाले से भी थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आज का ये मैच हमने इस वजह से ऑर्गेनाइज़ करा है कि हम अपनी पाक फ़ौज के साथ यकजहती ज़ाहिर करना चाहते हैं। हम हर तरीक़े से 500 के साथ यकजहती यूँ करना चाहते हैं कि हम हॉकी के ग्राउंड में भी और हर जगह पे, चाहे वो जंग का मैदान हो, हम फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं। यूथ हॉकी क्लब हमारा यूथ हॉकी क्लब है, इसकी 2 टीमें हमने बनाई हुई हैं, एक यूथ ब्लू और एक यूथ ग्रीन, जो ये ऑर्गेनाइज मैच आज के हवाले से हमने ऑर्गेनाइज़ करा है। अच्छा, इस मैच में जो है कौन कौन से बच्चे खेल रहे हैं? एकेडमी के भी बच्चे हैं, क्लब के भी बच्चे? ये यूथ हॉकी क्लब एकेडमी के बच्चे खेल रहे हैं सारे, और इसके अंदर सीनियर जूनियर मिक्स करके हमने खिलाया। आज ही देखें, बिल्कुल पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए ये जो है आज इवेंट कराया गया है, जिसमें कराची जो है कराची ग्रीन यूथ और कराची ब्लू यूथ के जो बच्चे हैं वो आपस में मद मुकाबिल है। और इस एग्जीबिशन मैच कराने का मकसद ही यही है कि जो पाक फ़ौज से जो है इज़हार यकजहती की जा रही है, और इनका ये भी कहना है कि पाक फ़ौज के हम शाबाशाना खड़े हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, और पाक फ़ौज की जो है बड़ी कुर्बानियाँ जो है उन्होंने दी हैं, तो उन कुर्बानियों के खातिर आज ये मैच जो है वो कराया जा रहा है। जी, इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 89 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285.74 रुपये से गिरकर 284.85 रुपये तक पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। ये माहिरीन का कहना है कि वजीर खजाना इसहाक डार ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं है। साथ ही कहा है कि जून 2023 तक जो है तमाम के बैरूनी कर्ज की अदायगी का मसला हल कर दिया है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज से रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। इंटरबैंक में डॉलर जो है 89 पैसे सस्ता हो गया, 285 रुपए से भी नीचे आ गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और अब हफ्ते देखा जाए इस वक्त तो तकरीबन जो 5 रोज में इंटरबैंक में अब तक डॉलर जो है 97 पैसे सस्ता हो चुका है। लेकिन इसके बरक्स देखा जाए ओपन मार्केट में डॉलर अभी भी 309 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे बरकरार है, क्योंकि प्रेशर है इस कंसर्न पर डॉलर ओपन मार्केट में नीचे नहीं आ रहा है। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
बजट में दरामदी माल के लिए इकदाम ना उठाए गए तो सनतें बंद हो जाएंगी। लेदर इम्पोर्टर मोहम्मद साबर का खतरात से आगाह करते हुए उनका कहना था, खाम माल की अदम दस्तियाबी से लेदर सेक्टर की बरामदात मजीद कम हो जाएंगी। अशरफ खान अपडेट करेंगे। इस वक्त तमाम सेक्टर मुश्किलात का शिकार है। यहाँ पे लेदर सेक्टर की बात की जाए, उसके इम्पोर्टर पे भी और बरामदात पे भी शदीद मुश्किलात का सामना है। क्या मुश्किलात हैं जानते हैं। मोहम्मद साबिर जो इम्पोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी, उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या सहूलत दी जाए। जी, इस वक्त तो इस पाकिस्तान में मसाइल ही मसाइल हैं, जिसका सबसे पहली चीज़ जो मुझे फ़ील होती है कि इंपोर्ट के हवाले से बेशुमार मसाइल हैं, जैसे कि एलसीज़ नहीं खुल रही, फिर एक्सचेंज रेट का इशू है, उसके बाद हमारा इनकम टैक्स का इशू है और बेशुमार मसाइल हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि इसको अपना इनकम टैक्स को ठीक किया जाए, इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्टर के रेट को ठीक किया जाए और हम ये चाहते हैं कि अपना इंपोर्ट की बैंकिंग सेक्टर को ठीक किया जाए, एक्सचेंज रेट को ठीक किया जाए। मुझे ऐसे फ़ील होता है कि शायद हमारे पाकिस्तान के पास कोई रोड मैप नहीं है जो कि होना चाहिए और हुकूमत हमें बिल्कुल भी इस मसले किसी भी इशू के ऊपर फैसिलिटेट नहीं कर रही। अपना आर्टिफिशियल लेदर से बैग्स इंडस्ट्री मुतासर हो रही है, फुटबॉल इंडस्ट्री, ग्लव्स इंडस्ट्री, शूज़ इंडस्ट्री, बेल्ट इंडस्ट्री, बेशुमार इंडस्ट्री, क्योंकि हम इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये ऐसे ना हो कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि जब एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आता है तो फिर हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और उससे फिर हम इंटरनेशनल सर्वाइवल करना, क्योंकि बाकी मुल्कों की प्राइसें कम होने की वजह से हम लोग फिर सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। जी, जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे जो लेदर सेक्टर है उसके अहम जो इंपोर्टर भी हैं और एक्सपोर्टर में शदीद परेशानी का शिकार है और यहाँ हुकूमत से बजट में मुतालबा किया है कि जो इनकम टैक्स की जो शरह है उसको रैशनलाइज किया जाए, साथ ही एक्सपोर्ट करने के लिए वैल्यू एडिशन करने के लिए अशद ज़रूरत है कि खाम माल की इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, रुपये की कदर में जो मुसलसल कमी हो रही है उसको भी कंसर्न किया जाए। जी।